हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट फाइनेंस फॉर एवरीवन SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है, जिसका यूनिट नंबर 1 हम करने वाले हैं आज स्टार्ट। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं फॉर द ₹99 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूनिट नंबर 1 है, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है जब आपके पास नॉलेज होती है और स्किल्स होती हैं किसको, पैसे को, मनी को मैनेज करने की, कि आप ठीक तरीके से उसको इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाई जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाई जाती है। ये इसका मतलब मेन हमें ये बताती है ये चीज़ कि किस तरीके से हमें पैसे को सेव करना है, किस तरीके से खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से उधार लेना है, और किस तरीके से अपने पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ों को प्लान करना है। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो जो भी हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, तो हम ठीक डिसीजन ले पाते हैं और हम कर्जे में ना डूबें। ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएं। इस वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस है। हमारी सेविंग इनकरेज हों कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और ठीक तरीके से स्पेंड करें, फिजूल खर्ची ना करें। इस वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। और एमरजेंसीज़ के लिए कि इन फ्यूचर कुछ भी इमरजेंसी आप लोगों को पड़ सकती है, या फिर कुछ भी फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए आपके पास पैसा हो। ठीक है, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस आती है। और आपको अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करना है, तो उनको यूज़ करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी। अब स्कोप क्या क्या है इसके अंदर, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे आप बजटिंग करते हो, सेविंग करते हो, बोरोइंग करते हो, तो पर्सनल फाइनेंसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। और इसके अंदर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में भी समझोगे कि लोन्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से। बैंकिंग को किस तरीके से आपको यूज़ करना है, डिजिटल पेमेंट के टूल्स कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और अपने आप को स्कैम से कैसे बचाना है, फ्रॉड से कैसे बचाना है। और जब आप रिटायरमेंट लोगे, ठीक है, या फिर आपकी जो भी फ्यूचर नीड्स होंगी, तो उसके लिए किस तरीके से आपको पैसा बचाना है, वो सब चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो प्रीक्विजिट्स क्या क्या आते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के। अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना है, यानी कि पैसों से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज लेनी है, तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज़ की, मैथमेटिक्स की और इकोनॉमिक्स की। इन दोनों सब्जेक्ट की जो है ना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप जितने भी मनी रिलेटेड मैटर हैं उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। न्यूमेरिक एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको इंटरेस्ट निकालना आता हो, परसेंटेज निकालनी आती हो, सेविंग निकालनी आती हो, लोन रीपेमेंट कितनी करनी है, बजट कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आती हों, और अपने फाइनेंशियल ऑप्शंस को कंपेयर करना आता हो, ताकि आप डिसीजन ले सको। तो न्यूमेरिक एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी है कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर कोई इंसान आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे, पैसे से रिलेटेड एडवाइस दे, तो आप उस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है ना, और जितने भी बैंक या फिर इंश्योरेंस फॉर्म होते हैं, आप उन सबको फिल कर सको, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे जाकर बात कर सको। तो कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी आपको होने चाहिए फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए। अब अलग अलग टाइप के हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक। अब बैंक का काम क्या होता है, ये हमारे 2 टाइप का अकाउंट खोले जाते हैं बैंक के अंदर। एक तो सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या क्या होती है, हमें लोन्स देते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बैंक्स के थ्रू हम जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग हम बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे बैंक्स के एग्जांपल क्या होगा, SBI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये बैंक्स हो गए। अब उसके बाद आती हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। और ये कब काम आती हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट करने के में हमारी हेल्प करती हैं, या फिर फ्यूचर हमारा प्रोटेक्टेड रहे, हमें घाटा ना हो, किसी भी चीज़ में नुकसान ना हो, तो उसके लिए ये इंश्योरेंस कंपनी हमारी मदद करती हैं। जैसे LIC हो गया, ICICI लोम्बार्ड हो गया, न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गया। तो ये सारी क्या हो गई, हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई। अब पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे पीपीएफ या फिर एनएससी पोस्ट ऑफिस के अंदर चलाई जाती हैं, और यहाँ से भी आप बहुत सारी मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज कर सकते हो पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। अब मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज भी होती हैं बहुत सारी, जैसे जो कि डिजिटल वॉलेट आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारी क्या हो गई हमारी मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज हो गई। इससे आप क्या कर सकते हो, ईजी पेमेंट हो जाती है, पेमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। आप आसानी से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक दूसरे को पैसे भेज सकते हो, और ऑनलाइन शॉपिंग भी आप इनके थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये आपको किस चीज़ के लिए एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, बैंकिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के लिए आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। अब इसकी ज़रूरत क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। अब हर इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करती है। अब वो किस तरीके से प्ले करती हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज, कि जब भी आपको मनी को सेफ़ रखना है तो आप बैंक के अंदर डाल सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना पैसा सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर लोन चाहिए, तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। अगर आप रिस्क के लिए पहले से प्लान करके रख रहे हो तो आप अपनी चीज़ों का इंश्योरेंस करा सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका मनी ट्रांसफ़र जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत क्विकली हो जाएगा और बहुत सेफ़ तरीके से हो जाएगा। और जब भी आप पैसा सेव करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करना। और जितने भी लार्ज या फिर स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, आप वो बजटिंग करके या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनको भी मैनेज कर सकते हो इन फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। अब इकोनॉमिक वांट्स एंड मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अब इकोनॉमिक वांट्स हमारी क्या होती हैं, ये वो डिज़ायर होती हैं या फिर नीड्स होती हैं जो इंसान सिर्फ पैसे का ही इस्तेमाल करके पूरी कर सकता है। वो क्या कहलाई जाती हैं, इकोनॉमिक वांट्स कहलाई जाती हैं। जैसे फूड हो गया, फूड भी पैसे का इंतज़ाम करके ही आएगा, क्लोथिंग हो गई वो भी, हाउसिंग भी, एजुकेशन भी। तो ये सारी इंसान की क्या है, इकोनॉमिक वांट्स। ये वो डिज़ायर हैं या फिर वो नीड हैं जो इंसान सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करके ही सेटिस्फाई कर सकता है। यानी कि मीन्स इसका ये वो रिसोर्सेज हो गए जैसे कि इनकम, सेविंग या फिर क्रेडिट, जो लोग यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। जिन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज जैसे इनकम, सेविंग या फिर क्रेडिट का यूज़ किया जाए, सीधा सीधा मतलब है पैसों का यूज़ किया जाए, उस टाइप के वांट को हम बोलेंगे इकोनॉमिक वांट, ठीक है। अब बैलेंसिंग बिटवीन इकोनॉमिक वांट एंड रिसोर्सेज का टॉपिक आता है। यानी कि लोगों की वैसे तो अनलिमिटेड वांट होती हैं। अब आप लोग भी चाहोगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, पैसे की कमी ही ना हो। बट आज के टाइम में क्या है, हमेशा से क्या रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हैं। यानी कि लोगों की इनकम भी लिमिटेड है और लोगों के पास पैसा भी लिमिटेड है। तो अब इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि अपनी नीड्स को प्रियोरिटाइज़ करे वांट्स के ऊपर, ठीक है ना। नीड्स और वांट्स में फ़र्क होता है। तो पहले नीड्स पूरी करे और उसके बाद क्या पूरी करे, अपनी वांट्स पूरी करे, ठीक है ना। और बजट बनाए ताकि जो जितना भी वो स्पेंड करता है, पैसा खर्च करता है, तो हिसाब से करे। तो कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना, उस हिसाब से वो अपना बजट बनाकर चले और अपना पैसा सेव करे और इन्वेस्ट करे, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कुछ भी नीड पड़ती है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। और अननेसेसरी डेट ना ले, यानी कि बेवजह के कर्जे ना ले कोई भी इंसान, ठीक है ना। तो ये अगर सारी चीज़ें बैलेंस के अंदर होंगी तो हमें क्या प्रोवाइड हो जाएगी, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे और हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब मीनिंग, इम्पोर्टेंस और नीड क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने इनकम्स को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। तो यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाई जाती है। अब ये जो है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म के जो भी गोल हैं या फिर लॉन्ग टर्म के जो भी गोल हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग करके अचीव कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ गई, यानी कि पैसों की कुछ कमी पड़ गई, दिक्कत आ गई, तो अगर हमने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होगी तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन होगा। और इनकरेज डिसिप्लिन्ड सेविंग एंड स्पेंडिंग, यानी अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप सेव भी ढंग से करोगे पैसा और खर्चा भी ढंग से ही करोगे उस हिसाब से, ठीक है। और आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि जो एकदम से खर्चा आ गया, खुदा न खास्ता आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई बट एकदम से आपके पास पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए क्या रहोगे, ऑलरेडी तैयार रहोगे अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो। और इससे क्या होगा, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगी और सिक्योरिटी हो जाएगी। आपको ये पता रहेगा कि अगर मुसीबत का समय भी आया तो मुझे ये पता है कि मुझे मतलब किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं खर्चा कर सकूं। अब आते हैं हमारे अलग अलग टाइप के बजट्स,
ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट देखते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल बजट। पर्सनल बजट वो होता है जब कोई एक इंसान, ठीक है, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस का हिसाब लगाए, ठीक है, कि कितने कमा रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ, कितना खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्लान होता है सिर्फ एक ही इंसान का। क्या कहलाया जाता है? हमारा पर्सनल बजट कहलाया जाता है। अब इस इंसान इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैनेज करता है कि डेली मुझे कितना खर्चा करना है, डेली कितने पैसे सेव करने हैं, अगर उधार लेना है तो मुझे कितना लेना है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारी पर्सनल बजट के अंदर। फिर आता है फैमिली बजट। ये जो फैमिली बजट है ये पूरे हाउस होल्ड के लिए प्लान किया जाता है। इसके अंदर आप सारी चीज़ें देखोगे कि कितना रेंट पे करना है, ग्रोसरी के अंदर कितना पैसा जाएगा, स्कूल की फ़ीस कितनी भरनी है, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा जा रहा है और पैसा सेव कितना करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग होगी अमंग फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सब मिलके जो है रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करेंगे, यानी कि ठीक खर्चा करेंगे, मतलब खुला हाथ रख के खर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान में रखकर खर्चा करेंगे। और बिज़नेस बजट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी, ठीक है, कि कितना कमा रही है वो, उसके खर्चा कितना आ रहा है और उसके अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर प्लान बनाती है, वो कहलाया जाता है हमारा बिज़नेस बजट कहलाया जाता है। अब ये किस चीज़ में मदद करता है? कि कंपनी के खर्चों को कंट्रोल करने में और कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमारा बिज़नेस बजट मदद करता है। अब आता है नेशनल बजट। नेशनल बजट जो है गवर्नमेंट बनाती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। इसके अंदर एस्टिमेटेड इनकम देखी जाती है कि टैक्सेस से कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास, और प्लान्ड एक्सपेंस, यानी कि अब उसका खर्चा आगे होना कितने वाला है, यानी डिफेंस पे कितना खर्चा होगा, एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें सरकार एस्टिमेटेड करती है, ठीक है। और जो है हर साल जो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, निर्मला सीतारामन जी जो कि करंटली हैं, वो हर साल इसको एनुअली प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जो आपका नेशनल बजट आता है साल के अंदर, एनुअल बजट भी जिसे बोला जाता है। अब प्रोसीजर क्या है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का, और कि किस तरीके से बजट हमें बनाना है। सबसे पहले तो आपके स्टेप्स क्या क्या दे रखे हैं। आप अपनी इनकम जानो कि आपकी सैलरी कितनी है, या फिर अगर बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ से कितनी इनकम आ रही है, या फिर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दो। फिर ऐड करने के बाद देखो कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी कि आपको किराया कितना देना है, ग्रोसरी के लिए कितना पैसा खर्च होगा, वो सारे खर्चे कर लिए कलेक्ट कि कितने खर्चे और कितनी इनकम है। उसके बाद फाइनेंशियल गोल बनाओ कि मुझे एजुकेशन के लिए कितना पैसा बचाना है, घर खरीदने के लिए कितना पैसा बचाना है। अब फाइनेंशियल गोल भी बना लिया। अब उस हिसाब से जितनी भी इनकम थी ना उसको बांटो कि रेंट इतने का निकल गया, ग्रोसरी इतने की चली गई, एजुकेशन के लिए इतने का सेव हो गया, घर खरीदने के लिए इतने का सेव हो गया। तो फिर ये सब चीज़ें करने के बाद आप अपनी सारी स्पेंडिंग का रिकॉर्ड रखो और सारी चीज़ें ट्रैक करो, और जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ को बार बार रिव्यू करते रहो, बार बार उस प्लान को देखते रहो, रेगुलरली चेक करते रहो, और जब भी उसके अंदर किसी चेंजेस की ज़रूरत है तो उस प्लान के अंदर चेंजेस करते रहो, ठीक है। अब आता है बजट सरप्लस क्या होता है और बजट डेफिसिट क्या होता है। जब भी किसी इंसान की इनकम ज़्यादा होती है खर्चों से तो उसको हम क्या बोलेंगे? बजट सरप्लस बोलेंगे। किसी इंसान की नहीं, किसी देश की भी हो सकती है। जब किसी देश की इनकम ज़्यादा है उसके खर्चों से, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बजट क्या है हमारा? सरप्लस है। या इस तो ऐसे टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब बजट डेफिसिट क्या हो गया? बजट सरप्लस का जाहिर सी बात है उल्टा, जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो ऐसे केस के अंदर आप कुछ सेविंग नहीं करोगे। इसके अंदर आप या तो पैसा बोरो करोगे, उधार लोगे, या फिर जो आपने पैसा ऑलरेडी सेव कर रखा है उसका इस्तेमाल करोगे, ताकि ये जो भी कवर गैप आ रहा है आप उस गैप को कवर कर सको। अब एवेन्यूज़ क्या होते हैं फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस? जब भी आपका बजट सरप्लस होता है तो आप या तो पैसा सेव करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे। कहाँ कहाँ डाल सकते हो? या तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, एफडी में पैसा डाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हो, पीपीएफ जो होते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वहाँ पैसा डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर पैसा आप डाल सकते हो सेव करने के लिए, ठीक है। गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ से आपका क्या होगा? पैसा बढ़ेगा ही ओवर टाइम। तो यहाँ सब आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सोर्स फॉर मीटिंग द डेफिसिट, कि अगर बजट डेफिसिट आ गया तो आप किस तरीके से उसे कवर कर सकते हो? सबसे पहले तो अपने फ्रेंड से उधार ले लो या फिर फैमिली से उधार ले लो। अगर ज़्यादा ही बड़ा आ गया तो बैंक से लोन ले लो या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लो।
और अगर उसके बाद क्या कर सकते हो, या तो सेविंग जितनी भी हुई है उसमें से पैसे निकाल लो, और अगर कुछ ज़्यादा ही है तो अपने एसेट्स बेच दो, जैसे कि जितनी भी ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिर ज्वेलरी हैं तो वो सब चीज़ आप बेच सकते हो, और जितने भी अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जो डेट होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, कि ऐसा भी नहीं हो कि बहुत बड़ा ही डेट आ गया कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी वो हम चुका नहीं पा रहे। तो जो भी आप डेट लो इस चीज़ का ध्यान रखो जब भी आप डेट लो, कि वो लिमिटेड होना चाहिए और आप उसको टाइम पर पे कर दो, ताकि आपके ऊपर ना ही उसका कुछ इंटरेस्ट बर्डन बने, ना ही वो लोन आपके ऊपर बर्डन बने। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, कि किस तरीके से हम पैसे के बारे में नॉलेज और स्किल होना, कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, वो क्या चीज़ कहलाई जाती है, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाई जाती है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने प्रिक्विजिट्स की, हमें क्या फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए क्या क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मैथ्स की स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन की एबिलिटी चाहिए। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, पोस्ट ऑफिसेज होते हैं और बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं। अब नीड फॉर सर्विसेज, अब इनकी सर्विसेज की हमें ज़रूरत क्यों होती है, ताकि मनी हमारा सेफली स्टोर रहे, लोन हमें मिल सके, इंश्योरेंस हो सके, ऐसा ट्रांसफ़र कर सकें। तो इन सर्विसेज की, फाइनेंशियल सर्विसेज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर पढ़ा इकोनॉमिक वांट्स क्या होती हैं, वो वांट्स वो ज़रूरतें जो हम अपना पैसा इस्तेमाल करके पूरी करना चाहते हैं, फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो वांट्स हमारी क्या कहलाई जाती हैं, इकोनॉमिक वांट्स कहलाई जाती हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी वांट्स और अपनी इनकम के बीच में मैच रखो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कि जब जितने भी फाइनेंसेस हैं आपके, जितना भी खर्च है, आप उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करो, अपने पैसे को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करो, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप्स के हमने बजट देखे, पर्सनल बजट, फैमिली बजट, बिजनेस बजट, नेशनल बजट। अब प्लानिंग स्टेप देखे, फिर हमने उसके बाद कि इनकम को ट्रैक करना है कि कितनी इनकम है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस देखने हैं, कितनी एक्सपेंसेस है, कितना खर्चे हैं, फिर गोल डिसाइड करना है, फिर जो भी आप जितना भी आपने सारी चीज़ें डिवाइड करी हैं उस चीज़ को मॉनिटर करना है। सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता लगा कि क्या नाम है, कि एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है, सरप्लस, और शॉर्टेज ऑफ इनकम क्या होती है, हमारी डेफिसिट होती है। सेविंग एवेन्यूज़ पढ़े, एफडी में पैसा डाल सकते हो, आरडी में पैसा डाल सकते हो, पीपीएफ में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। ठीक है, फिर डेफिसिट सोर्सेज पड़ेगी, डेफिसिट अगर हो जाए तो कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हो, कि लोन ले सकते हो, पुरानी सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो और अपना खर्चा कम कर सकते हो। तो बस यूनिट 1 ख़त्म होता है, हम मिलते हैं आपसे यूनिट 2 के अंदर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी हेल्प हो गई है तो आपके फ्रेंड्स की भी इसके थ्रू हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बैंकिंग सर्विसेज, और सब्जेक्ट होने वाला है आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन, SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जो कि DU का सेमेस्टर 2 का होने वाला है आपका। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो यूनिट 2 का नाम है बैंकिंग सर्विसेज। सबसे पहले जो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है ना, बैंक हमारे वो इंस्टीट्यूशन होती हैं जो मनी के साथ डील करती हैं। ठीक है ना, लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, लोग इसके अंदर पैसे जमा करते हैं और लोगों को लोन्स भी देती हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप्स के हमारे बैंक होते हैं और अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन काम ये होता है कि लोगों को सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करना, लोगों को लोन देना, और जो भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेसेस पैसा डिपॉजिट करने आते हैं उनका पैसा ले लेना। तो इस टाइप के बैंक्स हमारे क्या कहलाए जाते हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स कहलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया। तो इस टाइप के सारे बैंक्स हो गए हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं जो कि रूरल और स्मॉल स्केल कस्टमर पर फोकस करते हैं। ठीक है ना, और ये जो ओन किए जाते हैं और ऑपरेटेड किए जाते हैं, या इनके मेंबर ही द्वारा ही ओन और ऑपरेटेड किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक, जिसको RRBs भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं। ठीक है ना, ताकि जो एग्रीकल्चर हैं या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। उनको प्रमोट करने के लिए ये रीजनल रूरल बैंक खोले जाते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है इसका, प्राथमा बैंक करके एक बैंक है जो कि रूरल एरियाज़ में पाया जाता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ये बैंक लाया गया है। डेवलपमेंट बैंक होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको इंडस्ट्री लगानी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर करना है किसी चीज़ का, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लोन
लोन चाहिए तो उस लोन को लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेवलपमेंट बैंक्स के पास जाना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल क्या क्या होगा, जैसे नाबार्ड हो गया, SIDBI हो गया हमारा, ये सारे क्या हो गए हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। सेंट्रल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या करता है, हमारे जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको मैनेज करता है, और जितने भी दूसरे बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है। यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा, हमारा सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा। तो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, RBI, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रल बैंक है। अब अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं और अलग अलग सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो बैंक क्या क्या हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो ये है, आप बैंक के अंदर जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, ये आपको लोन्स भी देता है बैंक, और आपको एडवांसेस भी दे सकता है, ठीक है। और चेक की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, और डिमांड ड्राफ्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ATM की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। सेफ डिपॉजिट लॉकर भी होते हैं आपके बैंक के अंदर, जहां पर आप अपने पैसे डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बहुत सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं, और आज के टाइम में ऐप बेस्ड पेमेंट सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे UPI या फिर वॉलेट वगैरह की जो भी सिस्टम होता है, वो ये सारी चीज़ें हमारे कौन प्रोवाइड करते हैं, बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट हैं और बैंकिंग सर्विसेज हैं। अब अलग अलग टाइप के हमारे बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सेविंग बैंक अकाउंट। ये जो इंसान का रेगुलर सेविंग पर्पस के लिए खोला जाता है, कि जिस इंसान को थोड़ा बहुत अपना पैसा सेव करना है वो इन सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अपना कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर जितना भी बैलेंस होता है उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी किसी एक इंसान को जब अपने लिए खोलना है तो उसके लिए सेविंग अकाउंट बेहतर है। फिर उसके बाद आते हैं टर्म डिपॉजिट, यानी कि इसके अंदर जो FD वाले अकाउंट जो होते हैं, जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि आपको इतने टाइम तक इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अंदर जो होता है सेविंग अकाउंट के अंदर जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, FD अकाउंट में मिलेगा, यानी टर्म डिपॉजिट अकाउंट के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर आप मैच्योरिटी की डेट जब तक नहीं आती ना, तो आप उसके अंदर से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इसके अंदर ये फिक्स टाइम पीरियड दे रखा होता है कि 5 साल 10 साल बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकाल सकते। और अगर आप निकालोगे पैसा तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, यानी फ़ाइन वगैरह कट कर ही निकाल सकते हो, वरना नॉर्मली आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। और जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा 5 साल 10 साल का, तो उसके बाद आप अपनी FD पूरी करके पैसा निकाल सकते हो। और उसके बाद आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, और इसके अंदर जो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हो करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके अंदर जब भी आपको फिक्स मंथली डिपॉजिट डालना हो, कि आपको ये है कि मैं हर महीने 2000 सेव करूँगा, 3000 सेव करूँगा, तो आप वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर जितना FD के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, RD के अंदर, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो सैलरीड पीपल होते हैं, ठीक है, जो ये सोचते हैं कि मतलब मेरी इतनी सैलरी आ गई तो मैं इसमें से 1000-2000 रुपये हर महीने सेव करूँगा, 5000 रुपये सेव करूँगा, तो इन लोगों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेहतर रहता है। अब पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और KYC नॉर्म क्या क्या होते हैं। पैन कार्ड होता है आपका, पैन की सबसे पहले तो फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वही आपको प्रोवाइड करता है आपका पैन कार्ड, ठीक है ना। और पैन कार्ड के अंदर जो पैन होता है वो होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये जो पैन कार्ड है ये किस किस चीज़ के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले जब भी आपको बैंक अकाउंट खोलना है उसके लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बड़े डिपॉजिट करने हैं उसके लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए भी आपको पैन कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे एज आ एड्रेस प्रूफ काम करते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारी वोटर ID हो गई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से काम करती हैं, एज आ एड्रेस प्रूफ हमारे लिए काम करती हैं। जब भी आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और अपना एड्रेस वेरीफाई करना है, ठीक है ना, कि ये जो अकाउंट है ये किसका है, तो उसका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID और इलेक्ट्रिसिटी बिल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एड्रेस प्रूफ होती हैं। KYC होती है, KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, ठीक है ना। ये एक पूरा प्रोसेस है आपकी आइडेंटिटी और आपका एड्रेस वेरीफाई करने का। अब KYC क्यों
की जाती है ताकि जो लोग हैं वो फ्रॉड से बचें, मनी लॉन्ड्रिंग से बचें और जितनी भी लीगल ट्रांजैक्शन है वो ना हो। उसके लिए केवाईसी कराई जाती है। अब केवाईसी कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए होंगे और यूटिलिटी बिल्स आपको चाहिए होंगे केवाईसी कराने के लिए। ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे लोन्स आ गए। अब लोन्स कैसे होते हैं, सबसे पहले आ गया आपका एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन किन लोगों को मिलता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकें, यानी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सकें। उसके लिए जो बच्चों को लोन दिया जाता है वो उस टाइप का लोन क्या कहलाया जाता है, एजुकेशन लोन कहलाया जाता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, यानी कि जब भी आपको टीवी ख़रीदना है, रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, वॉशिंग मशीन ख़रीदना है, तो इन सब के लिए अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वो बैंक किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है आपका व्हीकल लोन। जब भी आपको 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर ख़रीदनी है, उसके लिए जो आप लोन लेते हो वो किसके अंदर आएगा, आपका व्हीकल लोन के अंदर आएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट हाउसिंग लोन। जब भी आपको घर ख़रीदना है या फिर घर बनाना है, उसके लिए जो भी आप लोन लोगे वो आएगा आपका हाउसिंग लोन के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन वो होता है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, ठीक है ना। और मीडियम टर्म लोन वो होता है जब आप जो लोन आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक पे कर देना हो, उस टाइप के लोन को हम क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म लोन कहेंगे। और लॉन्ग टर्म लोन वो होता है जो आपको 5 साल से ज़्यादा के टाइम के बाद पे करना होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म 1 साल, मीडियम टर्म 1 से 5, लॉन्ग टर्म 5 से ज़्यादा। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होते हैं, ये वो स्मॉल लोन होते हैं जो कि लो इनकम इंडिविजुअल या फिर लो इनकम ग्रुप्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी जो गरीब लोगों को छोटे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कम पैसों के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है यानी कि जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है ना, जितना अवेलेबल बैलेंस है, आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, वो फैसिलिटी क्या कहलाई जाएगी, आपकी बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाई जाएगी। तो ये भी एक टाइप का लोन ही होगा, यानी कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये थे, आपने खर्च कर दिए 6,000, ठीक है, तो 1,000 का बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर दिया। तो मतलब एक तरीके का वो लोन ही प्रोवाइड करा आप लोगों को 1,000 का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। कैश क्रेडिट यानी कि वो लोन जो कि बिज़नेस को दिया जाता है, ठीक है, कि वो अपनी इन्वेंटरी ख़रीद सकें या फिर अपने स्टॉक ला सकें, इस टाइप का लोन क्या कहलाया जाता है, कैश क्रेडिट कहलाया जाता है। मॉर्टगेज लोन वो लोन होता है जब आप क्या नाम है, जिस लोन के बदले में आप अपनी प्रॉपर्टी रखते हो एज आ सिक्योरिटी, यानी कि आपको उन्होंने पैसे तो दे दिए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बट उसके बदले में आपने अपनी कुछ जेवर रख दिए, ज़मीन का कागजात रख दिए, कुछ ना कुछ मॉर्टगेज उन लोगों को दी, तो इस टाइप का लोन क्या कहलाया जाता है, मॉर्टगेज लोन कहलाया जाता है। रिवर्स मॉर्टगेज लोन वो होता है जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, ठीक है, वो लोन ले सकते हैं अगेंस्ट दियर हाउस बट कंटिन्यू लिविंग इन इट, यानी कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो क्या अपने लोन तो ले सकते हैं और अपने घर के कागज़ भी रख दिए उन्होंने और लोन भी ले लिया, बट वो क्या है, उस घर के अंदर रह भी सकते हैं क्योंकि वो क्या है, सीनियर सिटीज़न है। तो इस टाइप के लोन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स मॉर्टगेज लोन बोला जाता है। हाइपोथिकेशन होता है, ये जितने भी मूवेबल एसेट जो होते हैं जैसे व्हीकल वगैरह, इसके अंदर वो सब चीज़ें आपकी एज अ सिक्योरिटी रखी जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर घर वगैरह के कागज़ नहीं रखे जाते, आपने अपनी गाड़ी वाड़ी रख दी एज अ सिक्योरिटी। इस टाइप के लोन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोथिकेशन। प्लेज क्या होती है, गुड और एसेट्स आर फिजिकली गिवन टू द लेंडर एज सिक्योरिटी, यानी कि आपने लोन तो ले लिया, उसके बदले में जो भी आपके गुड्स थे आपने वो रखवा दिया, आपकी मशीनरी थी कोई 4-5 लाख, आपने लोन लिया 10 लाख का कोई मशीनरी थी आपकी, उसी कीमत के आसपास की आपने वो दे दी उन लोगों को, क्या नाम है, जब तक मैं आपका लोन नहीं चुकाता आप मेरी ये मशीनरी रख लो। तो इस टाइप का लोन क्या होगा, प्लेज कहलाया जाता है। अब एग्रीकल्चर और रिलेटेड इंडस्ट्री रेट क्या होते हैं जो कि नेशनलाइज बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो नेशनलाइज बैंक जितने भी होते हैं हमारे, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये एक टाइप की स्पेशल लोन स्कीम चलाते हैं फार्मर्स के लिए, ठीक है ना। इनको जो है लोन दिया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि वो सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइज़र खरीद सकें, मशीनरी खरीद सकें, इरिगेशन कर सकें, तो उस वजह से उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अंदर जो है इंटरेस्ट रेट होता है वो जो है किसान क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अंदर बैंक जो है ज़्यादातर 4 से लेकर 7% का आप लोगों पर इंटरेस्ट देते हैं, कि मतलब आप जितना भी आपने उधार लिया उसका सिर्फ 4 से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट देना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह लगकर ये बैंक्स ने क्या कर दिया है, ये सारी चीज़ें कम कर दी हैं।
अब कैशलेस बैंकिंग और ई बैंकिंग क्या होती है? कैशलेस बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जिसके अंदर कोई फिजिकल कैश यूज़ नहीं होता, जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी इलेक्ट्रॉनिकली की जाती हैं। अब ये क्यों किया जाने लगा? ताकि ब्लैक मनी हमारा कम हो जाए और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी सरकार को जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुंच जाए। अब उसके बाद आती है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के वो बैंकिंग होती हैं जिसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि बैलेंस चेक करने के लिए, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो जब इन सब चीज़ों के लिए हम अपने इंटरनेट या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइप की एक्टिविटीज़ क्या कहलाई जाएंगी? हमारी ई बैंकिंग के अंदर काउंट होंगी। अब उसके बाद क्या आ रहा है? चेकिंग फॉर काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट करेंसी का मतलब होता है फेक करेंसी, यानी झूठी करेंसी, यानी कि जो नकली पैसे होते हैं उन पैसों को हम क्या बोलते हैं? काउंटरफीट बोलते हैं। ठीक है, तो जो बैंक्स हैं जितने भी इंडिविजुअल हैं वो फेक नोट्स कैसे चेक करें? वो कैसे चेक करते हैं? उन पर वाटर मार्क देखते हैं जो होता है, सिक्योरिटी थ्रेड देखते हैं लगी हुई है नहीं, माइक्रो लेटरिंग हुई हुई है या फिर नहीं हुई, लेटेंट इमेज है या नहीं, आरबीआई का लोगो है या नहीं, नंबर पैनल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें फेक करेंसी चेक करने के लिए देखी जाती हैं। तो बैंक के पास जो है ना अलग अलग टाइप की स्पेशल मशीन्स होती हैं जो ये सारी चीज़ें एक साथ चेक कर लेती हैं, और अगर फेक करेंसी होती है तो वो उस चीज़ को क्या कर लेती हैं? पकड़ लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं काउंटरफिट करेंसी को। अब इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म आ गई और एंड सर्विसेज आ गई, यानी कि क्या क्या बैंकिंग टर्म और सर्विसेज जो है आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले आता है सिविल। सिविल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि एक क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है किन लोगों को? इंडिविजुअल्स को भी और बिजनेस को भी। इसके अंदर जो स्कोर प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी रेंज होती है 300 से लेकर 900 तक, और ये जो स्कोर होते हैं ये आपकी ये एबिलिटी बताते हैं कि आप कितना लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको स्कोर मिलेगा इसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग ही जिसका जितना ज़्यादा स्कोर हुआ उसके हिसाब से वो उस इतना ही लोन ले सकता है। उसके बाद आ गई हमारी ऑटो एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब एटीएम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जब भी हमें कैश विड्रॉ करना होता है, कैश निकालना होता है बैंक से, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी बैलेंस चेक करना हो या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालनी हो डेबिट कार्ड का यूज़ करके, तो उसके लिए हमारा एटीएम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गई नेट बैंकिंग, यानी कि आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है अपने बैंक अकाउंट का। ठीक है, आप कंप्यूटर का यूज़ करके या फिर मोबाइल का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल की पेमेंट कर सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो बैंकिंग से रिलेटेड। तो इस टाइप की बैंकिंग क्या कहलाई जाती है? नेट बैंकिंग कहलाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अंदर जब भी हमें हाई वैल्यू फंड यानी कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा जब भी पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो हम आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो ये पैसा है इंस्टेंटली सेटल हो जाता है और इंडिविजुअली रियल टाइम के अंदर पैसा पहुंच जाता है। और उसके बाद आती है हमारी एनईएफटी, यानी कि एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके अंदर जो है पैसा जो ट्रांसफ़र होता है बट बैचेज़ में होता है और इसके अंदर कुछ घंटे लग जाते हैं उस पैसे को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होने के लिए, और ये छोटी अमाउंट के लिए भी सूटेबल है और लार्ज अमाउंट के लिए भी एनईएफटी आपकी सूटेबल है। फिर उसके बाद आता है आईएमपीएस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, यानी कि आप कभी भी कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो 24/7। इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर एनी टाइम, किसी भी टाइम जाओ 24 घंटे में से और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये कब किया जाता है इस्तेमाल? इमरजेंसी पेमेंट के लिए आईएमपीएस का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईसीएस। ईसीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। ये जब भी आपको बल्क पेमेंट करनी हो, जैसे कि सैलरीज देनी हो, बहुत सारी ईएमआई पे करनी हो या फिर पेंशन पे करनी हो, तो उसके लिए हम ईसीएस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो मनी को हम डेबिट भी कर सकते हैं और क्रेडिट भी हो जाता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली हर थोड़े पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, यानी आपने सैलरीज डिसाइड करेगी कि इस इंसान के बैंक में ये पैसे जाने हैं 20,000 रुपये महीने की हर इस तारीख को, तो वो ऑलरेडी बैंक से कटते रहेंगे। जैसे ईएमआई है तो आपके बैंक से वो खुद ही ईएमआई का पैसा कटता रहता है। तो ईएमआई की सर्विसेज किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? हमारी ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेबिट कार्ड। ये जो डेबिट कार्ड होता है हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जब भी हमें कुछ चीज़ ऑनलाइन ख़रीदनी हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज़ करनी हो तो हम एटीएम से जाकर डेबिट कार्ड का यूज़ करके पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपनी जितनी लिमिट है ना
उससे ज़्यादा पैसा बैंक से बोरो करके उधार लेकर खर्चा कर सकते हो। बट जो भी आपका वो पैसा है वो आप ड्यू डेट के अंदर रीपे करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना। उसके बाद आती हैं आपकी ऐप बेस्ड पेमेंट सर्विसेज, जैसे मोबाइल ऐप्स आ गए आज के टाइम पे बहुत सारे, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम यूपीआई, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, फास्ट हो गया है और सिक्योर हो गया है बिल्स को पे करना या फिर पैसे को भेजना, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। ये सेफ मेथड होता है जब भी हमें बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम बैंक ड्राफ्ट या और पे ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्राफ्ट है ये यूज़ किया जाता है बैंक्स के बीच में अलग अलग सिटीज़ के, ठीक है ना। ये जो पे ऑर्डर होता है इसके अंदर लोकल पेमेंट के लिए पे ऑर्डर इसके अंदर डाला जाता है। अब बैंकिंग कंप्लेंट एंड ऑम्बड्समैन क्या होता है? बैंकिंग कंप्लेंट क्या होती है कि जब भी कस्टमर जो है कुछ इशू फेस करता है, यानी कि उसका रॉन्ग डिडक्ट हो गया, पैसा जो कटना नहीं था वो कट गया, एटीएम के अंदर से पैसा नहीं निकल रहा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, फेल होती जा रही है, या फिर सर्विसेज ख़राब हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बैंकिंग कंप्लेंट होती हैं जो एक कस्टमर बैंक से करता है। ऑम्बड्समैन एक वो सीनियर ऑफिशियल होता है जो कि आरबीआई अपॉइंट करती है कि जितनी भी अगर कस्टमर की कंप्लेंट आ रही हैं बैंक के खिलाफ, वो सारी कंप्लेंट सुनने के लिए एक सीनियर ऑफिशियल जो कि आरबीआई द्वारा अपॉइंट किया जाए ऑम्बड्समैन कहलाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ्री और सिंपल प्रोसेस होता है। इसके अंदर कंप्लेंट जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर बैंक जो है 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करता या फिर बैड रिप्लाई करता है, यानी उल्टी सीधी आपको रिप्लाई कर देता है, तो कस्टमर जो है ऑम्बड्समैन के पास जाकर जो है केस फाइल कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कि मतलब 30 दिन तक बैंक ने मेरी बात नहीं सुनी और अगर मैंने ये चीज़ बोली तो बैंक की तरफ से ये रिप्लाई आया, तो ऑम्बड्समैन क्या होगा, उस केस को हैंडल करेगा। तो समरी टेबल के आ गई। पहले हमने देखा अलग अलग टाइप के बैंक्स की, कमर्शियल बैंक था हमारा, कोऑपरेटिव बैंक था, आरआरबीज थे, डेवलपमेंट बैंक थे, सेंट्रल बैंक थे। बैंक के प्रोडक्ट देखे कि बैंक क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें, जैसे अकाउंट्स खोल सकते हैं, हमें बैंक से लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, डेबिट कार्ड मिलते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं। डिपॉजिट अकाउंट देखे अलग अलग टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया। केवाईसी के बारे में जानना कि पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, कैटर्स प्रूफ की ज़रूरत होती है और आईडी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है नो योर कस्टमर करने के लिए, यानी केवाईसी करने के लिए। लोन्स के बारे में पढ़ा कि एजुकेशन लोन होता है एक टाइप का, हाउसिंग लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, ओवरड्राफ्ट लोन होता है, मॉर्टगेज लोन होता है। एग्रीकल्चर लोन के बारे में पता कि नेशनलाइज बैंक को सरकार ने क्या कर दिया, सब्सिडाइज कर दिया, यानी कि जो इतने भी नेशनल बैंक हैं वो कम रेट पर जो है फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। और कैशलेस एंड ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि यूपीआई के होता है, नेट बैंकिंग होती है, डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। करेंसी चेक के बारे में पता करा कि काउंटरफिट करेंसी क्या होती है उसके, और असल करेंसी पे वाटर मार्क होता है, थ्रेड लगा हुआ होता है, माइक्रो प्रिंट होते हैं। और सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है जैसे एटीएम सर्विस, आरटीजीएस सर्विस, एनईएफटी सर्विस, आईएमपीएस सर्विस, ईसीएस सर्विस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सर्विस। और ऑम्बड्समैन एक वो आरबीआई द्वारा अपॉइंट किया गया एक ऐसा ऑफिसर जो कंप्लेंट्स को हैंडल करे, ऑम्बड्समैन कहलाया जाता है। तो यूनिट नंबर 2 होता है ख़त्म। हम मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ अगली ही वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए आईडी इन्फ्यूजन के साथ और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय प्राइम एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी SEC का सब्जेक्ट फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 3। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। यूनिट नंबर 3 नाम होने वाले इसका फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती क्या है, तो इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है वो बहुत सारी गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम जो है प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं, रिलायबल होती हैं और आपको जो है उसके अंदर पैसा सेव करने के बाद फिक्स रिटर्न भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो स्कीम्स हैं जो कि मिडिल इनकम इंडिविजुअल होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए स्कीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये स्कीम जो है पूरे इंडिया के अंदर आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। जैसा आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट होता है उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपका क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है। इसके अंदर मिनिमम बैलेंस आपका चाहिए होता है 500 रुपये और इंटरेस्ट रेट जो मिलता है इस पर आपको मिलता है 4% पर एनम का। और हो सकता है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहे, बट जो नॉर्मल रेट है वो 4% का चलता है, ठीक है। कि इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, 4%। और इसके अंदर भी आपको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर भी ATM कार्ड आपको मिलते हैं।
फिर उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है आप फिक्स अमाउंट जो है हर महीने डाल सकते हो 5 साल तक, ठीक है ना। जैसे 5-5 हज़ार रुपये हर महीने 5 साल तक आप सेव कर रहे हो। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको क्वार्टरली मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो सैलरीड इंडिविजुअल है, यानी जिनकी सैलरी आती है, जैसे कि उनको पता है कि मेरी 50-60 सैलरी आएगी, 50,000 सैलरी आएगी, 60,000 सैलरी आएगी, तो मैं 5,000 सेव कर दूंगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आरडी अकाउंट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि उनकी रेगुलर इनकम है और वो उसके अंदर से अपना मंथली अमाउंट निकाल कर डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट कितना चाहिए होता है, 100 रुपये पर मंथ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट क्या होता है, टीडी जिसको बोलते हैं, ये भी फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, बट वो सिर्फ आप 5 साल के लिए कर सकते थे, या आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भी कर सकते हो। बट इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको एनुअली मिलता है, यानी कि साल के एंड में ही मिलेगा, बट जो कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा, यानी कि हर 3 महीने बाद जो है कैलकुलेट होकर आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा वो। और बट वो जो रिसीव होगा वो एनुअली रिसीव होगा। और इसके अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट चाहिए होता है, कम से कम आप 1,000 डाल सकते हो। इसके अंदर 5 ईयर की जो टीडी होती है उसके अंदर जो है इनकम टैक्स डिडक्शन होती है, जो अंडर सेक्शन नंबर 80C होता है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर इसकी डिडक्शन की जाती है, यानी कि जितना भी आपका पैसा सेव होगा उसके अंदर से इनकम टैक्स आपकी कटेगी। अब मंथली इनकम स्कीम आती है, MIS जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जो आप क्या करते हो, एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो और उसके हिसाब से आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहता है। और ये कब तक चलता है, 5 साल तक चलता है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 1,000 रुपये की, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है आप इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो 1,000, मैक्सिमम कर सकते हो 9 लाख, जो कि सिर्फ एक इंसान के लिए है। और अगर जॉइंट अकाउंट है आपका किसी और इंसान के साथ तो आप 15 लाख तक की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए बेहतर होता है जैसे जो रिटायर हो चुके हैं या फिर फिक्स्ड इनकम है जिन लोगों की, उनके लिए मंथली इनकम स्कीम अच्छी होती है। किसान विकास पत्र भी आता है। किसान विकास पत्र क्या होता है, KVP क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड डबल हो जाती है, ठीक है, 115 महीने के अंदर। अब ये अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है कि उस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपकी क्या है जो भी इन्वेस्टमेंट होगी अराउंड 115 महीने के अंदर डबल कर दी जाती है। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपये की और कोई अपर लिमिट नहीं है, कितना भी चाहो आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हो। और ये जो पैसा है आप एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और ये लॉन्ग टर्म सिक्योर सेविंग के काम आता है। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जिसको बोलते हैं। ये पूरा 5 साल की सेविंग स्कीम होती है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है, बट जब मैच्योरिटी पीरियड आता है, जब आप पैसा निकालने जाते हो, वो इंटरेस्ट आपको सिर्फ तभी रिसीव होगा। इसके अंदर आप 1,000 रुपये कम से कम डाल सकते हो और मैक्सिमम लिमिट इसकी भी कोई नहीं है। और इसके अंदर भी टैक्स डिडक्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 80C के अकॉर्डिंग। और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है और गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न आपको इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आता है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान होता है जिसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका टेन्योर जो होता है वो 15 साल तक का होता है, बट आप इसको अगर चाहो एक्सटेंड कराना तो एक्सटेंड भी करा सकते हो। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट होता है इसके अंदर 500 रुपये हर साल और मैक्सिमम होता है 1.5 लाख रुपये पर साल। और इसके अंदर आप एंटायर अमाउंट भी एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, ठीक है। जो भी आपको रिसीव होना है वो सब टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता PPF पर। और जो रिटायरमेंट सेविंग होती है उसके लिए PPF क्या है, बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम आती है SCSS जिसे बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की एज के हैं और इसका टेन्योर होता है 5 साल का। और ये 3 साल तक आप और बढ़ा सकते हो, यानी 5 से लेकर 8 साल तक आप कर सकते हो। और इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्वार्टरली मिलेगा, हर 3 महीने के बाद मिलेगा। और इसके अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो 30 लाख की है, बट ये लिमिट जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। बट करंटली इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 30 लाख रुपए है। और इसके अंदर टैक्स डिडक्ट होगा आपका सेक्शन नंबर 80C के अकॉर्डिंग। और ये किन लोगों के लिए बेहतर है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं और अपनी कुछ इनकम चाहते हैं, तो उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज़ अ गुड ऑप्शन।
फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना, ये गर्ल चाइल्ड के लिए यानी कि जो लड़कियां 10 साल से छोटी हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई है। इसके अंदर आप एक लड़की का एक अकाउंट खोल सकते हो और एक फैमिली के अंदर से मैक्सिमम 2 लड़कियों का ये अकाउंट खुल सकता है, 2 से ज़्यादा लड़कियों का नहीं खुल सकता। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है वो ईयरली किया जाता है। और हाईएस्ट अमाउंट स्मॉल सेविंग स्कीम, इसके अंदर जो है इंटरेस्ट जो दिया जाता है ना सब सेविंग स्कीम से ज़्यादा दिया जाता है। इसके अंदर मिनिमम अमाउंट आप 250 रुपये पर ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैच्योरिटी जो होती है इसकी 21 ईयर्स की एज पे होती है या फिर और अपॉन मैरिज एज ऑफ 18 यानी 18 से लेकर 21 तक हो जाती है इसकी। और अगर 18 साल की उम्र में शादी हो गई तब इसकी क्या हो जाएगी, वो मैच्योरिटी आ जाती है। और इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं आपको सेक्शन नंबर 80C के अकॉर्डिंग। और ये क्यों बनाई गई है, एक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है सुकन्या समृद्धि योजना। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB क्या है, ये गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है, ठीक है ना, इंडियन पोस्ट जो कि इंडियन पोस्ट के अंडर आता है। और ये इस वजह से लॉन्च किया गया है जो यानी कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मतलब प्रोवाइड करवाई जा सकें और डोर स्टेप सर्विसेज लोगों को मिल सकें। फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए होता और इसके अंदर आप सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो, साथ साथ करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, डिजिटल बैंकिंग भी कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स का यूज़ करके फ़ंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करके जो कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ी है, NEFT, IMPS, UPI। और इसके अंदर जो है पोस्टमैन सर्विसेज भी आपको अवेलेबल मिलती है या फिर ग्रामीण डाक सेवक जो होते हैं वो सर्विसेज भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगी। और ये क्या चीज़ इनकरेज करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकरेज करती है रूरल एरियाज़ के अंदर यानी गांव के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकरेज करती है। अब मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज कौन कौन सी आती हैं, जो इंडियन पोस्ट है वो आप उसके थ्रू आप डोमेस्टिक भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके अंदर सबसे पहले आता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जो है ये सबसे पुराना मेथड है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आप पैसा भेजते थे, इसके अंदर जो सेंडर है वो पहले डिपॉजिट करेगा अपना मनी और जो रिसीवर है उसको घर पर के उसका कैश मिल जाएगा। और ये सेफ़ होता था और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता था जब बैंकिंग अनअवेलेबल थी यानी बैंकिंग का कोई सिस्टम नहीं था। फिर उसके बाद आया मनी ऑर्डर, ये और ज़्यादा फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा ये मनी ऑर्डर का, ठीक है। इसके अंदर से जो भी आपको पैसा भेजना हो या रिसीव करना हो आप कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हो इंडिया पोस्ट के। और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा ट्रैकेबल है। और इसके अंदर आता है उसके बाद इंस्टेंट मनी ऑर्डर, यह जब आपको स्मॉल अमाउंट भेजनी होती है ना 50,000 तक की, ठीक है, क्विकली मतलब जल्दी से भेजनी है, तब इंस्टेंट मनी ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो रिसीवर है वो मिनट्स के अंदर उसको पैसा मिल जाता है उसके डिज़ाइनेटेड पोस्ट ऑफिस के ऊपर। और ये ज़्यादातर एमरजेंसीज़ के टाइम काम आता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज। अब इसका जो है कोलैबोरेशन हुआ है वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज से, जिससे क्या होता है जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर वो अब्रॉड से पैसा रिसीव कर सकते हैं और मनी जो है वो कैश के अंदर कलेक्ट होगा और आप किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाकर वो पैसा जो है कलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्विक है, सेफ़ है और कन्वीनियंट है। उसके बाद आता है MO विदेश, यानी कि जब इंडिया से दूसरी कंट्री के अंदर पैसे ट्रांसफ़र किया जाए तो मनी ऑर्डर विदेश का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जब भी आपका कोई फैमिली मेम्बर इंडिया से बाहर है उसको आपको पैसे भेजने हो तो आप MO विदेश का इस्तेमाल करोगे। इसके अंदर जो है आप इंडिया पोस्ट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो क्योंकि उनके बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर होते हैं हर कंट्री के अंदर, तो उसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। मनीग्राम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र आता है। उसके बाद ये वेस्टर्न यूनियन की तरह ही है, ठीक है। इसके अंदर जो है जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो पैसा रिसीव कर सकते हैं अब्रॉड से और बहुत जल्दी, ठीक है। इसके पार्टनर विद इंडिया पोस्ट एंड फॉर रिलायबल डिलीवरी, और ये इंडिया पोस्ट के एक तरीके से पार्टनरशिप हुई हुई है इनके साथ ताकि रिलायबल डिलीवरी हो जाए पैसों की। और इंडियन पोस्टल ऑर्डर आता है IPO जिसको बोला जाता है। ये ज़्यादातर स्मॉल पेमेंट करने के काम आता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जैसे कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है तो IPO का यूज़ कर सकते हो।
और जैसे कि इसके अंदर फिक्स डिनोमिनेशन के अंदर होता है, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर फिक्स डिनोमिनेशंस होती हैं। तो समरी टेबल देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज की वीडियो के अंदर। सेविंग बैंक के बारे में पढ़ा। ये सिंपल अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है और साथ साथ एटीएम और चेक की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बना, इसके अंदर आप मंथली फिक्स डिपॉजिट करते हो और 5 साल तक के लिए खोला जाता है। टर्म डिपॉजिट पड़ा, जिसके अंदर आप 1 से लेकर 5 साल तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, बट इसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाई होता है। MIS पड़ा कि मंथली इंटरेस्ट आपको मिलता है जब आपने मतलब एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो उसके हिसाब से आपको मंथली इंटरेस्ट मिले जा रहा है। KVP यानी कि इसके अंदर आपका फिक्स टाइम के अंदर पैसा डबल हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। NSC ये 5 साल की टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। PPF ये लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री सेविंग होती है जिसकी 15 साल तक की टर्म होती है। SCSS पड़ा, ये सीनियर सिटीजन के लिए होती है और इसकी भी 5 साल तक की टर्म होती है। SSY पड़ा, ये होती है गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। IPPB पड़ा, ये डिजिटल बैंकिंग जो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हो IPPB के अंदर आएगी। मनी ऑर्डर पड़ा कि कैसे किस तरीके से पहले पैसा भेजा जाता था इंडियन पोस्ट के थ्रू। ई मनी ऑर्डर, ये अब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया मनी ऑर्डर का, तो ई मनी ऑर्डर हो गया वो। IMO पड़ा कि जब भी आपको इंस्टेंट कैश भेजना हो इंडिया के अंदर ही अंदर तो IMO का इस्तेमाल ही किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन या फिर मनीग्राम, जब भी आपको और अब्रॉड से पैसा रिसीव करना हो तो वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम का इस्तेमाल हो जाता है। एमओ विदेश, जब भी आउटसाइड इंडिया पैसा भेजना हो तो एमओ विदेश का इस्तेमाल होता है। और IPO स्मॉल वैल्यू पेमेंट विया पोस्ट ऑफिस, जब आपको थोड़ी बहुत पेमेंट करनी हो पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो IPO का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 3 होता है ख़त्म। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 3 के साथ। बने रहिए आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका सब्जेक्ट फाइनेंस फॉर एवरीवन SEC सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इंश्योरेंस सर्विस। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक इंसान के बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, ठीक है। इसके अंदर जो है एक जो इंसान है वो कंपनी को क्या देता है, प्रीमियम देता है और उसके बाद जो है कंपनी उनको क्या देती है, कंपनी जो है इंश्योरेंस देती है, यानी सम ऑफ मनी देती है उसके नॉमिनी को। इफ़ द इंश्योर्ड पर्सन डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो पैसा सबमिट करता रहेगा, ठीक है, किसको, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनको, और उस पैसे को क्या बोला जाएगा, प्रीमियम। अब वो उसने बोल रखा है, उसने एक नॉमिनी डिसाइड कर रखा है जैसे उसकी वाइफ, तो वो जब भी उस इंसान की पर्सन की डेथ हो जाएगी और पॉलिसी टर्म के अंदर ही अंदर मतलब उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई तो वो जितना भी पैसा उसने सेव करा है वो उसके नॉमिनी यानी उसकी वाइफ को मिल जाएगा। यानी कि एक तरीके से उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई उसकी डेथ के बाद, ठीक है। यानी जो पॉलिसी होल्डर था उसकी फैमिली को कुछ चीज़ें फेस ना करनी पड़े, उनको पैसा मिल जाए, इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जाती हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक होती है हमारी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यानी इसके अंदर आपको फिक्स पीरियड तक का टाइम मिलता है, जैसे 10 साल, 20 साल या 30 साल, और ये इसके अंदर तभी आपको पैसा मिलेगा अगर इंश्योर्ड पर्सन जो है वो मरता है टर्म के अंदर ही अंदर। अगर टर्म के बाहर मरा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके अंदर कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पे की जाती है अगर इंसान ज़िंदा रहता है, ठीक है ना, मतलब पैसा वो पे करेगा बट स्टिल क्या होगा, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है। ये सबसे चीपेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपका होता है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनको हाई कवरेज चाहिए होती है और लो प्रीमियम पर चाहिए होती है। फिर उसके बाद आती है एंडोमेंट पॉलिसी। इसके अंदर इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स आपकी दोनों चीज़ें आती हैं और इसके अंदर पैसा जब मिलेगा डेथ पर भी मिल सकता है और सर्वाइवल पर भी मिल सकता है, बट टर्म पूरी होनी चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर प्रीमियम जो है हाई होता है टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा, और ये सेविंग के लिए इसके अंदर आपके साथ साथ मतलब सेविंग भी हो रही है और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको क्या मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस भी हो रहा था। सेविंग और प्लस इंश्योरेंस दोनों का काम कर रहा है। फिर आती है नेक्स्ट पेंशन पॉलिसीज़। ये रिटायरमेंट के टाइम मतलब आपके पास
फाइनेंशियली स्ट्रांग हो आप थोड़े, तो उसके लिए ये पेंशन पॉलिसीज़ काम आती हैं। इसके अंदर जो है आपको प्रीमियम रेगुलरली पे करना पड़ता है या फिर एक लमसम अमाउंट में भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो। तो जब भी आप रिटायर हो गए तो जो कंपनी है वो आपको रेगुलरली या फिर मंथली इनकम, जिसको हम पेंशन बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती रहेगी। इसको हम एन्युइटी प्लान्स भी बोलते हैं। फिर आता है यूलिप, यानी कि यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है प्लस इन्वेस्टमेंट भी होती है मार्केट लिंक्ड फंड्स के अंदर, ठीक है। ये इसका जो पार्ट ऑफ द प्रीमियम होता है वो कहाँ चला जाता है, इंश्योरेंस के अंदर चला जाता है। और जितना भी पैसा बचा हुआ होता है वो या तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर डेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इसके अंदर जिस हिसाब से हमारी मार्केट चल रही है, करंट मार्केट चल रही है, उस हिसाब से आपको रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ये तो फ्लेक्सिबल है, बट इसके अंदर जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उनसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। ये एक ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसके अंदर मेडिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर किए जाते हैं एक इंश्योर्ड पर्सन के। इसके अंदर जो है कंपनी जो है सारी चीज़ों की, इन सब चीज़ों की कॉस्ट जो है पे करेगी। हॉस्पिटल के स्टे की, सर्जरी की, डॉक्टर की कंसल्टेशन की, मेडिसिन की, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हेल्थ प्लान है। इसके अंदर सिर्फ एक ही इंसान कवर होगा और जो है जो भी सम इंश्योर्ड मिलेगा वो उसी इंसान को मिलेगा और उस इंसान के अलावा किसी पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फैमिली फ्लोटर प्लान होता है। इसके अंदर पूरी फैमिली कवर होती है एक ही पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर जो सम इंश्योर्ड होगा वो सब मेंबर्स के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। फिर क्रिटिकल इलनेस प्लान आता है। इसके अंदर आप एक लमसम अमाउंट जो है एक किसी भी मतलब सीरियस इलनेस की डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक वगैरह का ख़तरा है, तो उसके लिए आप जो पैसा लमसम अमाउंट डालो वो क्रिटिकल इलनेस प्लान के अंदर आता है। ये जितने भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान यूज़ किया जाता है। फिर आता है टॉप अप प्लान। इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा कवरेज मिलती है आपको, यानी कि लिमिट से ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरेज मिलेगी। और जब बेस पॉलिसी इनफ नहीं होती, यानी कि ये सब चीज़ें जब ज़्यादा काम की नहीं होती, तब टॉप अप प्लान कराया जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग अलग कंपनी की किस तरीके से डिफरेंट होती हैं। अब डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है अलग अलग प्लान्स प्रोवाइड कर देती हैं और उनका क्या क्या है, जैसे कि LIC, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंटल। तो इसके अंदर क्लेम सेटलमेंट रेशियो वेरी हाई होता है। इसके अंदर सिर्फ हाई होगा, इसके अंदर भी सिर्फ हाई होगा। इसके अंदर प्रीमियम मॉडरेट मिलेगा और इसके अंदर चेंज होता है, इसके अंदर भी चेंज होता है। प्लान इसके अंदर ट्रेडिशनल भी है, टर्म भी है, यूलिप भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा, सारे मिलेंगे। इसके अंदर टर्म मिलेगा, यूलिप मिलेगा और सेविंग मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ टर्म और यूलिप आपको मिलेगा। सर्विस नेटवर्क इसका वाइड है, इसका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है, इसका भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। इसका वाइड है, सिर्फ ऑफलाइन है इसका। आपको किस हिसाब से कंपनी चूज़ करनी चाहिए, आप पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देख सकते हो, प्रीमियम की अफोर्डेबिलिटी, फिर बेनिफिट और फीचर और फिर ब्रांड ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें देखकर आप क्या है आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है अलग अलग कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं, जैसे स्टार हेल्थ, निवा बुपा, HDFC एर्गो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसके अंदर ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी, और ये पब्लिक कंपनी है। इसके अंदर हॉस्पिटल्स का नेटवर्क इसके अंदर भी बड़ा है, इसके अंदर भी बड़ा है, इसके अंदर भी बड़ा है, बट इसके अंदर मॉडरेट है। कैशलेस फैसिलिटी इन चारों के अंदर ही अवेलेबल होती है। और प्रीमियम जो है इसका भी चेंज होता रहता है, इसका भी चेंज होता रहता है, इसका भी, बट इसका लोअर होता है। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन तीनों का तो हाई होगा, बट न्यू इंडिया इंश्योरेंस का मॉडरेट होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए, क्या सम इंश्योर्ड हो रहा है, हॉस्पिटल का नेटवर्क किसका अच्छा है, कैशलेस ट्रीटमेंट कहाँ पर मिल रहा है, प्रीमियम कहाँ अच्छा मिल रहा है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड कहाँ मिल रहा है, डे केयर एंड मैटरनिटी बेनिफिट कहाँ प्रोवाइड किए जा रहा है। फिर आती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे हाउस, शॉप, ऑफिस, उससे रिलेटेड रिस्क है कि यानी कि आग लग गई, उसमें चोरी हो गई, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, वेंडलिज्म हो गया, तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी मदद करती है। वो अलग अलग टाइप का आप करा सकते हो, जैसे होम इंश्योरेंस, यानी घर को जो नुकसान होता है उसके अंदर सारे डैमेजेस उसके अंदर कवर किए जाते हैं। शॉप इंश्योरेंस, अगर दुकान को कुछ नुकसान हुआ, आग लग गई, बर्गली हो गई, ठीक है, बर्गलरी हो गई, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ऑफिस इंश्योरेंस, इसके अंदर जितना भी बिजनेस प्रीमिसेस और एसेट से रिलेटेड करा सकते हो आप ये इंश्योरेंस। कंटेंट इंश्योरेंस, यानी इसके अंदर हाउस होल्ड गुड्स जितने भी होते हैं और वैल्यूएबल
जितनी भी होती हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन चीज़ों का हम कंटेंट इंश्योरेंस करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी हमारी होती है, जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस है, वो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज भी जो कि स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, जो कि रूरल एरिया के अंदर हैं। जैसे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ गया, यानी कि ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 1884 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ आपको मिलेंगी। होल लाइफ पॉलिसी भी मिलेगी, इंडोमेंट एश्योरेंस भी मिलेगा, कन्वर्टिबल होल लाइफ पॉलिसी भी मिलेगी, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस भी मिलेगा और चाइल्ड प्लान भी मिलेगा। इसके अंदर जो है बोनस भी दिया जाता है, साथ साथ जो आपका सम था उसके साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, बोनस भी दिया जाएगा। इसके अंदर प्रीमियम कम होता है बट रिटर्न ज़्यादा होते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ गया, RPLI जिसको बोलते हैं, ये रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए बनाया गया है। 1995 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसके अंदर फार्मर्स कवर होंगे, लेबरर्स कवर होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड कवर होंगे और रूरल वर्कर्स भी इसके अंदर कवर्ड किए जाएंगे। इसके फीचर क्या क्या हैं, इसका प्रीमियम कम होता है, बोनस हाई होता है, वाइड रीच होती है रूरल पोस्ट ऑफिस की, और इसके अंदर PLI की जैसी पॉलिसीज़ आपको मिल जाती हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज के यूनिट के अंदर। टर्म इंश्योरेंस देखा कि इसका हाई कवर होता है, प्रीमियम कम होता है, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होते हैं। एंडोमेंट देखा कि इंश्योरेंस प्लस सेविंग आती है इसके अंदर और इसका फिक्स मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलते हैं। पेंशन प्लान देखा कि रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद बनाने के लिए आप पेंशन प्लान ले सकते हो। यूलिप देखा, जब इंश्योरेंस प्लस मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो तो यूलिप का इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस देखा कि हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर किए जाते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आपका हाउस या फिर शॉप के अंदर चोरी होने से, आग लगने से, डिज़ास्टर होने से आपको प्रोटेक्ट करता है। PLI ये गवर्नमेंट स्टाफ के लिए होता है, प्रीमियम इसके अंदर बहुत लो होता है बट साथ साथ बोनसेस भी आपको मिलते हैं। RPLI होता है, ये रूरल पीपल्स के लिए होता है और अफोर्डेबल होता है और एक्सेसिबल होता है। तो बस ख़त्म होता है आज का यूनिट। अब हम मिलते हैं आपसे लास्ट यूनिट के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं यूनिट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 का, उसका यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 5 तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बगैर मत रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले वो टर्म्स जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहला टर्म जो यूज़ की जाती है वो होती है मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस जो होती हैं वो दो होती हैं हमारी, एक होती है सेंसेक्स और एक होती है हमारी निफ्टी। इसके अंदर जो है सेंसेक्स के अंदर जो है इंडेक्स होता है ये टॉप 30 कंपनी का, ठीक है। जितनी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में BSE जिसको कहा जाता है, उसका जो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है सेंसेक्स कहलाया जाता है। फिर निफ्टी होता है, निफ्टी के अंदर आती है हमारी टॉप 50 कंपनी जो कि कहाँ पर है, लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसके अंदर ये जो है पूरी ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी ऑफ द BSE, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज ऑफ द NSE, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की मार्केट होती है हमारी। सबसे पहले आती है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पर नए शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं और पहली बार किए जाते हैं, जैसे IPO होता है, ठीक है। उस टाइप की मार्केट को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर ऑलरेडी जो शेयर इशू हो चुके हैं उन्हीं को ख़रीदा जाता है और उन्हीं को बेचा जाता है और इन्वेस्टर आपस में उनको ख़रीदते बेचते रहते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं आपके, BSE होगा, NSE होगा, ये क्या हो गया आपके सेकेंडरी मार्केट हो गया, और IPO क्या होगा आपका प्राइमरी मार्केट हो गया। अब अलग अलग टाइप के आपको शेयर मिल जाते हैं। सबसे पहले IPO की फुल फॉर्म होती है आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को देती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम IPO बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। फिर FPO होता है नेक्स्ट, यानी कि फॉलो ऑन
पब्लिक ऑफरिंग। ये तब होता है जब एक लिस्टेड कंपनी अपने और ज़्यादा शेयर पब्लिक को देती है ताकि उसकी जो फंड्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, FPO। फिर उसके बाद आता है ऑफ़र फॉर सेल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि प्रमोटर या फिर गवर्नमेंट जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर्स पब्लिक के अंदर बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑफ़र फॉर सेल। फिर आती है हमारी ब्लॉक डील। एक ऐसे टाइप की ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ़ शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जितनी लिमिट है, स्पेसिफिक लिमिट है, उससे ज़्यादा शेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो दो पार्टीज़ आपस के अंदर खरीदती बेचती हैं और सिंगल प्राइस जो है डिसाइड हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो खरीदती और बेचती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लॉक डील बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर आपके पास हो है तो आपको क्या मिल जाएगी, कंपनी की एक तरीके की ओनरशिप मिल जाएगी, और जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के अंदर उनको वोटिंग राइट भी होता है और साथ साथ उन लोगों को डिविडेंड भी मिलता है। अब फिर उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको एक फ़िक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है, बट ये जो फिक्स डिविडेंड मिलेगा ये इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलेगा और इनको हर चीज़ के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का ध्यान रखा जाता है, फिर बाद में इक्विटी शेयर्स को देखा जाता है सब चीज़ों के अंदर। बट इसके अंदर एक कमी आ जाती है, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। डिबेंचर जो है, इसके अंदर जो लोन टेकन बाय द कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक, डिबेंचर वो लोन होता है जो कंपनी पब्लिक से लेती हैं, उस लोन को क्या बोलते हैं हम, डिबेंचर बोलते हैं। इसके अंदर फिक्स इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। अब कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर वो फ्री एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि एक शेयर होल्डर को दिए जाते हैं फ्री में, ठीक है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकाल कर फ्री में किसी शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, उसको बोलेंगे हम बोनस शेयर। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनको हम स्मॉलर यूनिट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक शेयर के हम 2 कर देते हैं ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर था तो उसको 5 रुपये के 2 बना दिए, इसको हम बोलेंगे स्टॉक स्प्लिट। डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब इसको हम कैश में भी दे सकते हैं और शेयर की फॉर्म में भी उनको डिविडेंड दे सकते हैं। बायबैक क्या होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर दोबारा ख़रीद लेती है लोगों से, मार्केट से, ताकि जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट के अंदर वो कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम बायबैक। अब स्टॉक ट्रेडिंग एजेंशियल्स क्या क्या है, सबसे पहले आता है आपका डीमैट अकाउंट। ये जो है आपके जो शेयर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमैटेरियलाइज फॉर्म में आपके पास रहें, उस वजह से आपका डीमैट अकाउंट खोला जाता है। इसमें फिजिकल शेयर जो होते थे आपके पास, जो आप पहले के टाइम में आपको मिला करते थे, उसको हटाकर अब आपका क्या आ गया है, डीमैट अकाउंट आ गया है। फिर होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन, जैसे ब्रोकर ऐप होते हैं उनके थ्रू आप शेयर जो है ख़रीद सकते हो और बेच सकते हो। इससे आपका डीमैट अकाउंट कनेक्ट किया जाता है और बैंक अकाउंट कनेक्ट किया जाता है। और इसके अंदर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आती है, एक ये वो उस टाइप की स्लिप होती है जो शेयर को ट्रांसफ़र करने के काम आती है, ठीक है। जब आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर कोई शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आपकी काम आएगी। अब अलग अलग टाइप के स्टॉक्स हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहले आता है ब्लू चिप स्टॉक, यानी कि ये शेयर्स होते हैं लार्ज स्टेबल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के, ठीक है, जो कंपनी बहुत बड़ी हैं, स्टेबल कंपनीज़ हैं और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं, उन कंपनीज़ के शेयर क्या कहलाए जाएंगे, आपके ब्लू चिप स्टॉक कहलाए जाएंगे। फिर आते हैं हमारे डिफेंसिव स्टॉक, यानी कि ये वो कंपनीज़ होती हैं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन तब भी हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया बट स्टिल वो अच्छा काम करेंगी क्योंकि वो सारी कंपनीज चलेंगी ही चलेंगी, तो उस टाइप के स्टॉक क्या कहलाया जाता है, हमारे डिफेंसिव स्टॉक कहलाए जाते हैं। जैसे फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, ये डिफेंसिव स्टॉक के अंदर हमारा इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है शेयर वैल्यू एंड मार्केट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आती है इसके अंदर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर की, जो कंपनी डिसाइड करती है, जैसे कि 10 रुपये, तो 10 रुपये क्या हो गई कंपनी की, उस शेयर की क्या हो गई फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है शेयर का मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी ये बढ़ के 15 रुपये हो गया तो 15 रुपये क्या हो गई इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी
यानी कि मार्केट प्राइस को जब हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ अ कंपनी आएगी वही क्या कहलाई जाएगी, हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाई जाएगी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ही अकॉर्डिंग जो है हम अपनी कंपनीज़ को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। और ट्रेडिंग टाइमिंग क्या होती है, सबसे पहले इसके अंदर एक प्री ओपनिंग सेशन होता है कि जो कि 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच तक चलता है। इसके अंदर आप ऑर्डर कर सकते हैं बट कोई ट्रेडिंग इस टाइम पर नहीं होती। और ट्रेडिंग सेशन जो चलता है आपका 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चलता है। इसके अंदर जो है आप एक्चुअली सेल खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आती है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस वो होता है जो फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस होता है स्टॉक का किसी दिन के अंदर, यानी कि खुलते ही अगर 12 रुपये का था वो शेयर तो उसकी ओपनिंग प्राइस हो गई 12 रुपये। और क्लोजिंग प्राइस वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है जो कि एंड ऑफ द डे पर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 18 रुपये पर ये एंड हो गया तो क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया आपका, 18 रुपये हो गया। अब बिजनेस डेज क्या होते हैं, तो स्टॉक मार्केट जो है वो मंडे टू फ्राइडे आपकी ओपन रहती है बट पब्लिक हॉलीडेज़ पर ये बंद रहती है। तो ये सारी क्या कहलाए जाएंगे, आपके बिजनेस डेज कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट ट्रेंड। सबसे पहले आती है बुल मार्केट। जब मार्केट के अंदर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं या फिर ये आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे के टाइम में प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे बुल सिंह मार के ऊपर चीज़ें उछालता है तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, बुल मार्केट बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें ऊपर जाने वाली हैं। इस वजह से इस टाइम पर जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और बियर मार्केट होता है जब आपको पता है कि मार्केट गिरेगी या फिर गिरने वाली है, तो इसको हम बोलेंगे बियर मार्केट, क्योंकि बियर जो है अपने पंजे से मारकर चीज़ें नीचे कर देता है। इस वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, बियर मार्केट दिया गया है। तो इसके अंदर जो है इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि क्या नाम है, मार्केट गिर रही है, हमारा नुकसान ना हो जाए। बुल कौन होते हैं, एक इन्वेस्टर जो ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइजेस टू राइज एंड बाय द शेयर, की मतलब जब शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं ख़रीद लूँगा, तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। और बियर वो इन्वेस्टर होता है जो ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि जब प्राइस फॉल होंगे, गिरेंगे, तब जो है मैं सेल अपने शेयर अपने बेच दूंगा। तो उस टाइप के इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। रिस्क होता है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, की मतलब शेयर का प्राइस चेंज हो गया, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, मार्केट कंडीशन ख़राब हो गई, तो उस हिसाब से जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है नुकसान होने की, वो आपका रिस्क कहलाया जाता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने लॉस को लिमिट कर सकते हो। इसके अंदर जो है आप लिमिट सेट कर दो एक शेयर की, मान लो 15 रुपये हैं, आप कहते हो कि मैक्सिमम कम से कम मैं इसको 12 का बेच सकता हूँ, अगर इससे नीचे गिराना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस सेट कर दो उसका 12 रुपये का, ठीक है। तो जैसे ही 12 रुपये हिट होंगे ना, वो ऑलरेडी जो है ऐप आपका शेयर बेच देगा ताकि आपका और ज़्यादा नुकसान ना हो सकता है वो गिरते गिरते 8 रुपये का हो जाओ शेयर। तो आप इस चीज़ आपको नुकसान हुआ 3 रुपये का, बट 7 रुपये का तो नुकसान नहीं हुआ ना इसके अंदर पर शेयर। तो स्टॉप लॉस इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। डेरिवेटिव मार्केट्स आती हैं। डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, यानी स्टॉक पर, इंडेक्स पर, कमोडिटी पर जो भी बेस्ड होते हैं वो डेरिवेटिव कहलाए जाते हैं। इसके अंदर कॉल ऑप्शन होता है। इसके अंदर राइट टू बाय होता है किसी भी एसेट को कि आप खरीद सकते हो एट ए स्पेसिफिक प्राइस विद अ सर्टेन टाइम, यानी कि स्पेसिफिक प्राइस पर एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आप वो चीज़ खरीद सकते हो। पुट ऑप्शन होता है इसके अंदर, ये आपको राइट देता है कि आप बेच सकते हो एक एसेट, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पर और सर्टेन टाइम के अंदर अंदर। हैज क्या होती है, इसके अंदर हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कि जो भी प्राइस चेंज हो रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके अंदर रिस्क कम हो जाए, तो उस वजह से हेज हमारा इस्तेमाल किया जाता है। होल्डिंग पीरियड वो टाइम होता है जब आपने शेयर खरीदा और बेचा, तो खरीदने और बेचने के बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाया जाता है, होल्डिंग पीरियड कहलाया जाता है। अब कैपिटल गेंस एंड टैक्सेशन क्या आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस क्या होते हैं, अगर आपने अपने शेयर 1 साल के अंदर बेच दिया, ठीक है ना, 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको टैक्स मिलेगा 15%। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब आपने अपना शेयर बेचा 1 साल के बाद और आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको टैक्स लगाया जाएगा 10%। अब आती है म्यूचुअल फंड और उसकी स्कीम। अब म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं जो अपना प्रोफेशनली पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हमारे होते हैं
म्यूचुअल फंड स्कीम। इक्विटी फंड होता है, इसके अंदर ज़्यादातर जो पैसा है स्टॉक्स के अंदर लगाया जाता है, रिटर्न्स भी हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है। डेट फंड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया जाता है, डिबेंचर्स के अंदर पैसा लगाया जाता है, सेफ होता है, रिटर्न्स कम मिलते हैं। बैलेंस फंड होता है, इक्विटी एंड डेट दोनों का मिक्स होता है, मीडियम रिस्क इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर होता है हमारा इंडेक्स फंड, इसके अंदर आप इंडेक्स जो है ट्रैक कर सकते हो, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, पैसिव मैनेजमेंट। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है अंडर सेक्शन 80C। इसके अंदर 3 ईयर का आपका लॉक इन होता है। SIP होती है आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंदर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। अब क्या क्या पढ़ा हमने, मार्केट इंडाइसेस के बारे में पढ़ा, सेंसेक्स के बारे में पढ़ा, निफ्टी के बारे में पढ़ा। मार्केट टाइप्स देखे, प्राइमरी होता है जिसके अंदर नए शेयर इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी होता है जिसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। अलग अलग टाइप के शेयर्स ऑफर होते हैं आपको, IPO, FPO, OFS, ब्लॉक डील। सिक्योरिटीज़ पढ़ा, इक्विटी होती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन पढ़ा, बोनस शेयर क्या होते हैं, स्प्लिट ऑफ शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, बायबैक क्या होता है, अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, DIS क्या होता है, स्टॉक्स क्या क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक कौन से होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक कौन से होते हैं। मार्केट टर्म जो कि यूज़ की जाती हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ट्रेडिंग आवर्स क्या होता है। प्री ओपन होता है 9 से 9:15 के बीच में, ट्रेडिंग होती है 9 सवा 9 से 3:30 के बीच में। ट्रेंड्स क्या होते हैं, बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, रिस्क टूल, स्टॉप लॉस क्या होता है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, डेरिवेटिव्स के बारे में जाना, कॉल पुट हैच के बारे में जाना, कैपिटल गेन्स के बारे में जाना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है तो 10% का टैक्स लगाया जाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट से रिलेटेड होते हैं, ELSS होता है, SIP होता है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आप लोगों को समझ ही आया होगा। अब जो भी आपका VSC का एग्ज़ाम होने वाला है आप कमेंट करके बताएं कि उसकी आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ।